एक ऐसा इंटरेक्शन था जहां पे दो स्पीशीज जो एक साथ रह रही हो या इंटरेक्ट कर रही हो, वो दोनों की दोनों स्पीशीज क्या होंगी, हार्म होने वाली हैं। इससे दोनों की दोनों स्पीशीज को हार्म होने वाला है, दोनों में से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब डार्विन ने एक बात बोली थी, डार्विन ने बोला था कि भाई एक आर वैल्यू होती है, या जिसे हम लोग फिटनेस कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सपोज दो स्पीशीज हैं जो एक साथ रह रहे हैं, एक ये और दूसरी यहाँ पे ये रही। तो ये कह रहे हैं कि सपोज करो इनमें से कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है और ये कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है, तो इस कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज की जो आर वैल्यू है या फिटनेस वैल्यू है वो रिड्यूस होगी इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। ये क्या कह रहे हैं कि आर वैल्यू ऑफ वन स्पीशीज विल रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। तो अगली बात यहाँ पे कुछ ऐसी बताई गई है इसमें कि जनरली होता क्या है, जो कंपटीशन है वो कंपटीशन एक पोटेंट फोर्स भी माना गया उसको। इट इज ऑल्सो अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में कंपटीशन को पोटेंट फोर्स भी माना गया। अब इस बात को कैसे समझा जाए, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिराफ वाला, इफ यू रिमेंबर। जिराफ वाले एग्जांपल में आपको बताया गया था कि भाई पहले 3 तरीके के जिराफ थे, शॉर्ट नेक, एवरेज नेक और लॉन्ग नेक जिराफ, तीनों नेक हुआ करते थे। तो पहले जब फूड ठीक ठाक था, फूड जब अबंडेंट था, तो इन जिराफ्स ने क्या किया, रिप्रोड्यूस करके, बेटा बातें नहीं करो जो भी कर रहा है, इन्होंने रिप्रोड्यूस किया और रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाई। फिर फूड पहले अबंडेंट था तो ये बढ़ पाए, लेकिन एक टाइम आने के बाद जो फूड है वो लिमिटिंग होना शुरू हो गया था, जो डार्विन की थ्योरी का एक पोस्टुलेट भी था, लिमिटेड फूड एंड स्पेस। तो उसके बाद में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ था, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में क्या हुआ था, जो भी स्पीशीज एनवायरनमेंट के हिसाब से या जो उस कंपटीशन में जीत रही थी वो ही सर्वाइव कर रही थी, बाकी एलिमिनेट कर दिए जा रहे थे। उसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह दिया था या स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। और उसी में जो फिटेस्ट स्पीशीज थी जो नेचर के हिसाब से अडेप्ट हुई थी उन्हें नेचुरली सेलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या होता, जब ग्रासेस खत्म हुई थी तो सबसे पहले ये खत्म हो गए, फिर श्रब खत्म हुए तो ये खत्म हो गए, केवल बचे पेड़। पेड़ के ऊपर ये लॉन्ग नेक वाले ही खा सकते थे, इसीलिए ये क्या हुए, सर्वाइव हुए। सर्वाइव होने की वजह से इन्होंने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया, और जितनी प्रोजेनिन की पैदा हुई सब क्या हुई, लॉन्ग नेक वाली हुई। तो इन्होंने बताया कि जो कंपटीशन है वो एक पोटेंट फोर्स है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब अगली बात यहाँ पे बताई हुई है कि जनरली जो कंपटीशन होता है वो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है, क्योंकि इन दोनों स्पीशीज के कॉमन रिसोर्सेज होते हैं। तो कॉमन रिसोर्सेज होने की वजह से इनके बीच में एफिशिएंसी ऑफ कंपटीशन जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी ज्यादा होगा उनके बीच में। और इसी बात को इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया अगली स्टेटमेंट में। इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि भाई अगर दो स्पीशीज क्लोजली रिलेट करती है तो ही वो कंपीट करेंगी, कभी कभी अनरिलेटेड स्पीशीज भी आपस में कंपीट कर सकती हैं। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, नॉर्थ अमेरिकन शैलो लेक्स के बारे में बताया है। क्या बताया है, तो मैंने बोला कि अनरिलेटेड स्पीशीज भी कंपीट कर पाएंगी। कैसे कंपीट कर पाएंगी, तो इन्होंने बताया नॉर्थ अमेरिकन शैलो लेक्स के अंदर जो फिशेज हैं और फ्लेमिंगो, देखो दोनों बिल्कुल एंटायरली अलग हैं, एक फिश है एक बर्ड है, इन दोनों को एक साथ कंपीट करते हुए देखा गया। इसके लिए एक कॉमन फूड के लिए जो था जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कंपटीशन जब होगा वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होगा, कंपटीशन कभी कभी अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में हो सकता है। और ये अमेरिकन शैलो लेक्स के अंदर फिशेस को और फ्लेमिंगोस को आपस में कंपीट करते हुए देखा गया, और वो दोनों कंपीट कर रही थी किसके लिए, एक कॉमन फूड के लिए जो कि जूप्लैंक्टन हुआ करते थे। अब इसमें इन्होंने अगली बात इसमें बोली है कि
कभी कभी कंपटीशन तब भी हो जाता है जब अबंडेंट फूड या रिसोर्सेज हो, उस कंडीशन में भी कंपटीशन हो सकता है। और ऐसे ही अबंडेंट फूड या रिसोर्सेज वाली कंडीशन में जो कंपटीशन होता है उसको हम लोग बेटा इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। इसे हम लोग इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। अब इंटरफेरेंस कंपटीशन में मैं एग्जांपल ले रहा हूं प्रकृति का। ये सबसे ज्यादा बोलती है, अभी देखना बेटा मैं तेरे साथ क्या करता हूं, ठीक है। इंटरफेरेंस कंपटीशन में प्रकृति और कनिष्का, जो कि कम बोलती है बेटा, मैं तेरे को अच्छा कैरेक्टर बनाऊंगा, चिंता मत कर तू। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में इंटरफेरेंस कंपटीशन हमें समझना है, कैसे समझा जाएगा। तो देखिए पहले क्या हुआ कि ये जो कनिष्का थी और प्रकृति थी, प्रकृति 8 रोटियां खाती थी और कनिष्का खाती थी 4 रोटियां। अब ये कनिष्का और प्रकृति ने कोशिश की एक साथ बैठ के खाना खाने की, तो प्रकृति की फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी, तो इस प्रकृति ने क्या किया, इसके हिस्से की भी 2 रोटियां खा ली, 10 रोटी खा गई प्रकृति। तो इससे क्या हुआ, कनिष्का की फीडिंग एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो यही होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब है, डेफिनेशन सुन लीजिए, कि फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज रिड्यूसेस ड्यू टू इंटरफेयरिंग प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। ठीक है जी। तो प्रकृति के इंटरफेयर करने से कनिष्का की फीडिंग एफिशिएंसी घट गई, ये उसके हिस्से की रोटियां खा गए। ऐसा नहीं था फूड की कमी थी, अबंडेंट फूड था, दोनों के लायक फूड था, 8 रोटी ये खा सकती थी, लेकिन नहीं, इसको दूसरे की भी खानी थी और इसको दूसरे की फीडिंग एफिशिएंसी कम कर देनी थी और इसे इंटरफेरेंस कंपटीशन करना था। ये बहुत आइडियल एग्जांपल था प्रकृति, याद रखना। अब अगला, कंपटीशन के एविडेंसेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर कंपटीशन। तो एविडेंसेस में एक एविडेंस बताया गया है, आप लोगों ने भी थोड़े दिन पहले एक आइलैंड का नाम पढ़ा था, गैलापागोस आइलैंड, याद है। तो उसी गैलापागोस आइलैंड पे ये बात है। इस गैलापागोस आइलैंड पे क्या किया गया, इस गैलापागोस आइलैंड के नेटिव एक स्पीशीज थी जो वहां पे बहुत ज्यादा मिलती थी, टॉर्टोइस की, जिन्हें अबिंगडन टॉर्टोइस कहा गया। गैलापागोस आइलैंड पे ये अबिंगडन टॉर्टोइस ये बहुत न्यूमरस थे, मतलब ज्यादा पाए जाते थे। तो इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने इस आइलैंड के ऊपर जबरदस्ती ले जाके गोट को छोड़ दिया, कुछ गोट्स को ले गए अपने साथ और आइलैंड पे छोड़ दिया। अब गोट तो गोट है, गोट क्या करेंगी, ग्रेजिंग। अब ग्रेजिंग करने से क्या हुआ, इन्होंने इतनी ज्यादा ग्रेजिंग की वहां पे कि इनका जो अबिंगडन टॉर्टोइस का हैबिटेट था वो इन्होंने खा के खत्म कर लिया। अब अबिंगडन टॉर्टोइस जो वहां पे इंसेक्ट खा रहे थे या प्रेडेटर से उस घास में छुप रहे, सब खत्म कर दी उन्होंने। दे हैव ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी। तो इससे क्या हुआ, अबिंगडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गए। किसकी वजह से, गोट की वजह से, क्योंकि गोट ने उसे कंप्लीट आउट किया। हालांकि देखो दोनों का कोई फूड कॉमन नहीं था, टॉर्टोइस कुछ और खा रहा है, गोट कुछ और खा रही है, लेकिन गोट ने उसके हैबिटेट को खत्म किया, जिससे अबिंगडन टॉर्टोइस की पॉपुलेशन वहां पे कम होने लगी। तो एक बहुत जीता जाता एग्जांपल है जो आपकी किताब में दिया हुआ है। अब इसी में कि इन्होंने बात बताई हुई है, दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये जंगल है, ये जंगल है, बहुत सारी सुपीरियर, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज यहाँ पे रहती हैं और इन सुपीरियर स्पीशीज की वजह से जो इंफीरियर स्पीशीज है ना, उन्होंने एक अपना पर्टिकुलर एरिया बना लिया है, वो उससे बाहर नहीं आती, मतलब उससे ज्यादा बाहर निकलती नहीं है वो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर यहाँ निकलेंगे तो सुपीरियर वालों से एनकाउंटर होगा, वो हमारी पिटाई कर सकते हैं। ठीक है, अरे तो ऐसा ही होगा ना, एनिमल्स क्या करेंगे वहां, तो समझौता करेंगे, ताशकन लो, पेपर लाओ, अब ये टेरिटरी तुम्हारी, टेरिटरी हमारी, ऐसे तो नहीं करते ना एनिमल्स, तो लड़ते हैं, सिंग विंग मारेंगे, नो चेक सोटेंगे, ऐसे ऐसे तो काम करते हैं। तो इंफीरियर वालियों को दहशत थी किनकी, सुपीरियर वालों की। क्यों, सुपीरियर वालों की वजह से बेचारों ने अपने जो ज्योग्राफिकल रीजन था उसको उन्होंने कन्फाइंड किया हुआ था, इससे बाहर नहीं आ रहे थे। बोला जो भी कुछ करना है इसी में करना भाई, इससे बाहर निकलेंगे तो पिटाई करेंगे ये लोग, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूमरस है। अब एक्सपेरिमेंटली क्या किया जाए, अगर हम इन सुपीरियर वालों को यहाँ से हटा दें, मतलब इनको यहाँ से रिलीज कर दें, तो ये क्या करेंगे, इंफीरियर वालों को
अपने जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है उसको ये बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, इन सुपीरियर वालों को यहाँ से हटा दिया। ये एक्सपेरिमेंटली किया गया है काम है ये। तो दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब है कि जब आप कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज को किसी एक रीजन से बाहर निकालो, एक्सक्लूड करो, तो उससे क्या होगा, जो इंफीरियर स्पीशीज है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज को बढ़ा लेगा। यही डेफिनेशन थी किसकी, कॉम्पिटिटिव रिलीज की। क्लियर है मेरी बात आपको? अब इसी के अंदर एक पर्सन थे जिनका नाम था गॉज। गॉज ने एक प्रिंसिपल दिया और उस प्रिंसिपल को नाम दिया गया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, हटाना। अच्छा, कॉम्पिटिटिव रिलीज का एक एग्जांपल और है कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट, वो मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं पहले बता देता हूं आपको। कॉम्पिटिटिव रिलीज का एक एग्जांपल है कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये जो कॉर्नेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था बेटा रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। ये एक्सपेरिमेंट इस जगह पे परफॉर्म किया गया था। तो इन्होंने क्या पाया, ऐसे स्कॉटलैंड में रॉकी कोस्ट पे दो तरीके की बर्नैकल मिलती थी। बर्नैकल्स, बर्नैकल क्या होते हैं, तो ये एक तरीके के फिल्टर फीडर होते हैं। ये एक ही जगह पे चिपके हुए होते हैं, सिडेंटरी होते हैं, मूव नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर चिपक के ग्रो करने लग जाए तो ये चले जाते हैं दूसरी जगह पे, वो भी एनिमल की वजह से। बाकी ये खुद लोकोमोट नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं, पानी के अंदर जो फूड पार्टिकल है या छोटे मोटे इंसेक्ट हैं उनको फिल्टर आउट करके खाने का काम करते हैं ये बर्नैकल्स। इन्हें फिल्टर फीडर कहा जाता है। अब इस बर्नैकल की दो स्पीशीज थी जो इस जगह पे रहा करती थी, रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे। जो इसमें से कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज थी, जो सुपीरियर वाली थी उसका नाम था बेलेनस, बेलेनस। और जो इंफीरियर वाली थी उसका नाम था कैथामेलस, कैथामेलस। ठीक है, ये दो तरीके की स्पीशीज थी, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर थी बेलेनस और इंफीरियर थी कैथामेलस। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुपीरियर वाली को वहां से हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो बैलेंस थी उस बैलेंस को वहां से हटाया, मतलब रिलीज किया उस जगह से, एक्सपेरिमेंटली हटा के देखा और पाया कि ये जो कैथामेलस वाली हैं इन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज को, मतलब जहां पे ये रहते थे पहले एक छोटी जगह रह रहे थे, बैलेंस की वजह से एक कन्फाइंड थे, लेकिन जैसे ही बैलेंस हटे तो कैथामेलस हर जगह फैल गई। क्यों? क्योंकि उनकी जो कंपटीशन देने वाली सुपीरियर स्पीशीज थी वो वहां से गायब हो गई। ये एक एग्जांपल था जो कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट जो हमने कॉम्पिटिटिव रिलीज के अंदर पढ़ना था। और गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, एक्सक्लूजन का मतलब मैंने बताया एलिमिनेट करना, हटा देना वहां से। तो गॉस कहते हैं कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक पर्टिकुलर जगह पे रहती हूं और कंपीट कर रही हूं तो वो कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली। जो उसमें से कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर होगी वो वहां से एलिमिनेट कर दी जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इनकी डेफिनेशन जो इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि एक जगह पे अगर दो स्पीशीज रह रही हैं, ठीक है, इसमें एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है, तो ये बोलते हैं कि ये दोनों सुपीरियर और इंफीरियर स्पीशीज एक साथ में कोएग्जिस्ट कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये जो सुपीरियर वाली है वो इस इंफीरियर को यहां से एलिमिनेट कर देगी या एक्सक्लूड कर देगी। ये गॉस का प्रिंसिपल था जो गॉस ने बताया। लेकिन गॉस के प्रिंसिपल से कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट दिया मैकर्थर ने, मतलब इन्होंने जो बोला उस बात को पलट दिया थोड़ा सा। कैसे पलटा? तो मैकर्थर ने बताया कि ऐसा नहीं है हमेशा। मैकर्थर ने बताया कि हमेशा ऐसा नहीं है कि दो स्पीशीज जो एक साथ रह रही हो उसमें से इंफीरियर वाली एलिमिनेट होगी। उन्होंने बोला कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक साथ कोएग्जिस्ट कर जाएं। कैसे? रिसोर्स को पार्टीशन करके। रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या है? समझौता कर लें। और समझौता कैसे किया जा सकता है? फीडिंग टाइम को बदल के, फॉरेजिंग पीरियड को बदल के, इस तरीके से समझौता कर लिया जाए। और इन्होंने इसको एक एग्जांपल से बताया। इन्होंने बताया कि एक ही पेड़ के ऊपर 5 वार्बलर मतलब बर्ड की स्पीशीज एक साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं, और कैसे? अपने बिहेवियरल चेंजेस लाके, अपने खाने के समय को बदल के और अपने जो यंग वंस को पैदा करने का समय उसे बदल के, जिससे वो क्या कर सकती हैं, एक दूसरे से कंपटीशन को
अवॉइड कर सकती हैं और एक साथ एक जगह पे को एग्जिस्ट कर सकती हैं। और उस चीज को कहा गया मैकर्थर ने रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या कहा? रिसोर्स पार्टीशनिंग। देखो यहां पे क्या बोला, यहां पे बोला कि भाई दो स्पीशीज कभी एक साथ नहीं रह सकती। जो इंफीरियर वाली है, जो कंपटीशन में हारेगी, वो वहां से एलिमिनेट होगी, गॉज कहते हैं। मैकर्थर क्या बोलते हैं? मैकर्थर का बोलना यह है कि जरूरी नहीं है कि दो स्पीशीज में से एक स्पीशीज वहां से जाए ही जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दो स्पीशीज एक साथ एक जगह पे रह रही हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर क्या कर लें, रिसोर्सेज को बांट लें, ताकि तुम भी सरवाइव करो और हम भी सरवाइव कर सके। और इसमें ये कैसे बांट सकते हैं रिसोर्सेज को? तो ये अपने फीडिंग टाइम को बदल लें, बिहेवियरल चेंज ले आए, या फोरेजिंग पीरियड को बदल लें। फोरेजिंग पीरियड का मतलब है वो टाइम जिसमें वो ब्रीड करते हैं और अपने यंग वंस को पैदा करते हैं, उसे फोरेजिंग कहा जाता है। तो ये सारी चीजें बदल ली जाए तो इससे क्या होगा, दोनों स्पीशीज के बीच में, जैसे सपोज करो फॉरेजिंग एक ही टाइम पे दोनों बर्ड स्पीशीज जो एक साथ रह रही हो जाए, तो उस टाइम पे अपने यंग वंस को खाने के लिए उनको सबसे ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोनों में लड़ाई हो जाएगी, बोले मेरे को अपने बच्चों को खिलाना, मेरे को अपने बच्चों को खिलाना, लड़ेंगे वो आपस में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, बोला ठीक है भाई तुम इस सीजन में ब्रीड करके ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हो, हम अगले सीजन में हो जाएगा, या तुम इस टाइम पे फूड को कंज्यूम कर रहे हो या उस टाइम फूड सर्च कर रहे हो, उस टाइम पे हम नहीं निकलेंगे, हम दूसरे टाइम पे कर लेंगे। जिससे क्या होगा, जो हमारी इनकाउंटर्स हैं वो कम से कम हो जाएंगे। और इसको समझाया कैसे इन्होंने, इन्होंने बताया इसको वार्बलर से। वार्बलर बर्ड की स्पीशीज है, वार्बलर बर्ड की स्पीशीज है, और इन्होंने देखा कि 5 वार्बलर की अलग अलग स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज क्या कर रही थी, एक ही पेड़ के ऊपर अलग अलग जगह पे रिसोर्स को पार्टीशन करके, समझौता करके साथ में रह रही थी। ये बताया इन्होंने। अभी जितने कंपटीशन में क्या लिखा हुआ है, इसने बोला है कि इट इज अ प्रोसेस, कंपटीशन इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज आर वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। क्या कर क्या रहा है तू मोबाइल में बैठ के? दिमाग चल गया तेरा? चलाया क्या था तूने? मैच? तो तू लास्ट के 2 ओवर बच रहे तो तू मैच देखेगा, ढोर कहीं के मक्कार। इतने दिन से तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया मैंने, मैच चला के बैठा यहाँ, बांग्लादेश की बैटिंग देखेगा। वैसे स्कोर क्या हुआ? अब इधर देखो, यहाँ पे क्या बताया है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा पोटेंट फोर्स है। इंटर स्पेसिफिक मतलब 2 अलग अलग स्पीशीज जब कंपीट करें, ज्यादा पोटेंट फोर्स है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। हाईलाइट देखा कर, टाइम सेविंग, 15 मिनट में सारा पता चल जाता। मैं भी यही करता हूँ भाई। देख मेरे को बहुत शौक है, खेलने का भी था अब नहीं है, देखने का भी था अब नहीं है, दोनों ही नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चुल रह जाती है इंसान के अंदर। तो वो अगर तुम्हें फुलफिल करनी है तो एक काम कर सकते हो, हाईलाइट आती है हॉटस्टार पे रात को, ठीक है, तो वो हाईलाइट देख लिया करो रात को। 15 मिनट में सारे छक्के चौके विकेट सब एक साथ खत्म 15 मिनट में। यार क्यों 3 घंटे पहले इसको देखो, 3 घंटे उसको देखो, और अगर मैच हार गई सिर में दर्द बन जाता है बहुत ज्यादा। हाँ होता है, किस दिन जैसे छुट्टी हो और उस दिन तुमने सुबह से लेकर रात तक मैच देख लिया और गलती से इंडिया हार गई, तुम्हारी कसम इतना मतलब जी पे ऐसे जोर पड़ते हैं, यूं जोर पड़ते हैं कि जोर इसलिए नहीं पड़ते, जोर यूं पड़ते तुमने टाइम वेस्ट कर लिया अपना। तुम उस टाइम में कुछ और कर सकते थे, घूम सकते थे, लोगों से मिल सकते थे, बैठ सकते थे, उन लोगों से बात कर सकते थे जिनसे बहुत दिनों में नहीं हुई। आपने उस समय को आपने उन गधों को देखने में निकाल दिया और वो गधे गोबर कर दिया उन्होंने, वहां पे हार गए। भाई साहब बुखार सा बन जाता है मुझे तो, इसलिए मैं नहीं देखता। सिर्फ 6 घंटे खराब और लास्ट में आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता। सुसरे जीतेंगे, मैन ऑफ द मैच नहीं मिलेगा, जो भी अवार्ड मिलेगा उन्हें मिलेगा, हीरोइन से शादी वही तो करेंगे। हमें क्या मिल रहा, कुछ नहीं, हमें तो पढ़ाना है। वो गलत कह रहा हूं, क्रिकेटर ही तो करेगा, तू उसके बदले कर लेगा, करके दिखा दे जा, तुझसे हीरोइन बात भी कर ले, शादी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए लाइफ में सक्सेसफुल बनो। इधर देखो, तो यहाँ पे हाँ अरे टाइम वेस्ट है, बट बेकार, इनकॉम्पिटेंट मत बनो। कंपटीशन पढ़ रहे हो, देखो क्या कि फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, क्रिकेटर है सुपीरियर, तुम हो इंफीरियर, तो तुम्हारी आर वैल्यू क्या हो गई, सिग्निफिकेंटली लोअर प्रेजेंस ऑफ अनदर सुपीरियर स्पीशीज। सुपीरियर वाले पढ़ रहे हैं,
आगे भैया वही सक्सेसफुल होंगे। तो भाई तो आर वैल्यू पहले कम करवा ली तुमने। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हुआ, कंपटीशन ज्यादा होगा जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट करेंगे सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। ये देखो, ये इंटरफेरेंस कंपटीशन कर रहे हैं हाइना, ये शेर को पीट पाट के उसके खाने को छीन के भाग गए। दिख रहा है ये हड्डी दबा रखी है। ये इंटरफेरेंस किया इन्होंने, ज्यादा संख्या में थे उस बेचारे की। अच्छा, ये संख्या में ज्यादा थे तो खाना भी ज्यादा चाहिए होगा। अब शेर अकेला बढ़िया, उसने बेचारे ने ट्रैप व्रैप लगाया बढ़िया करके, एक आध शिकार फांसा, खा ही रहा था तसल्ली से, इतने ही ना आ गए क्या करते हुए, ले गए छीन के। इंटरफेरेंस कंपटीशन। लेकिन ये एग्जांपल नहीं है। अब देखो ये वाला एग्जांपल है, दोनों फ्लेमिंगो हैं। ये क्या कर रही हैं? अनरिलेटेड स्पीशीज कैन आल्सो compete फॉर रिसोर्सेज। फ्लेमिंगो एंड फिशेज इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक, मैंने नॉर्थ अमेरिकन लिख दिया था, उसको साउथ कर लेना। compete फॉर जू प्लैंक्टॉन्स। अरे यार, जो गलती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तुमने गलती की है। ऐसे थोड़ी है कि मैं कवर अप करने के लिए पहले बोर्ड खोलूंगा, धीरे से हटा दूंगा और वहां नॉर्थ की जगह साउथ लिख दूंगा। नहीं, गलती है तो गलती है, हो गई गलती। अब कंपटीशन अगर इन अबंडेंट रिसोर्सेज आल्सो। अब इसमें बताया इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, प्रकृति थोड़ा ध्यान देना। फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इवन इफ रिसोर्सेज आर। रोटियां बहुत थी लेकिन प्रकृति खा गई। अब एविडेंसेस क्या थे? अबिंगडन टॉर्टोइस, कहाँ पे? गैलापागोस आइलैंड पे। तो देखो ये है अबिंगडन टॉर्टोइस, साइज में सबसे बड़े टॉर्टोइस हैं जो इस अर्थ पे मिलते हैं, इससे बड़े साइज में कुछ नहीं मिलते। लेकिन इन टॉर्टोइस की इन बकरियों ने ऐसी मार दी। कैसे? तो देखिए गैलापागोस आइलैंड में वो एक्सटिंक्ट करवा दिए विद इन अ डिकेड। कैसे? गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था आइलैंड में, और उन्होंने क्या किया? ज्यादा खाना पीना खाया जिससे उनके रिसोर्सेज खत्म कर लिए। तो इंसानों ने तो देखो, इसमें इन बेचारों को तो बेमतलब मारा गया। इन बकरियों को पाल पोस के बड़ा करने के बाद क्या किया जाता? खाता कौन? इंसान। अरे जो छोड़ के आए थे वही तो लेके आएंगे। इसका पनीर टिक्का कह रहा हूँ, जौन सा भी टिक्का बनाना हो उन्हें, कबाब बनावे, सीख कबाब बनावे, इसका जो यखनी बनावे, तो जो बनाना वही बनाते, वो खाते। अब इंग्लैंड टॉर्टोइस कह रहे तुम्हारी ऐसी तैसी, तुमने हमारी जिंदगी खराब करा दी, एक डिकेड के अंदर खत्म करवा दी हम। फिर इनको अबिंगडन टॉर्टोइस को लिटरली कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के थ्रू बचाया गया था। मतलब बाद में इन्हें वापस इनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इनको मेड कराया गया और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन किया गया था, मतलब नेचुरली फिर से नहीं बढ़ पाए। अब दूसरा था कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज में बताया क्या है कि एक्सपेंशन किया गया है डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज का ऑफ अ स्पीशीज व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज इज रिमूव्ड। जब हमने क्या किया, जो कंपीट करने वाली स्पीशीज थी वहां से उसको हटाया, तो दूसरी वाली स्पीशीज ने क्या किया? अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज को एक्सपेंड कर लिया या बढ़ा लिया। और एग्जांपल क्या है? कॉर्नल फील्ड एक्सपेरिमेंट। और ये कहां पे किया गया था? रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। यहाँ पे दो बर्नाइकल की स्पीशीज थी, बेलेनस जो बड़ी थी और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर थी, कैथामेलस जो छोटे साइज की थी और इंफीरियर थी। बेलेनस डोमिनेट करते थे इंटरटाइडल एरिया को और एक्सक्लूड कर देते थे कैथामेलस को। लेकिन जब कॉर्नल्स ने एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया बेलेनस, मतलब जो सुपीरियर और लार्जर साइज के थे, तो कैथामेलस कॉलोनाइज कर गए इंटरटाइडल एरिया में। मतलब वो अपने आप को, अपने डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज को उन्होंने एक्सपेंड कर लिया और ज्यादा जगह पे वो रहने लग गए। नेक्स्ट है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बोला गॉस ने कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो वो कभी भी एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी और कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वाली एलिमिनेट हो जाएगी इवेंचुअली। और ये बताया कि ये सही है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, लेकिन कभी कभी जो स्पीशीज फेस कर रही हैं कंपटीशन, वो ऐसे मैकेनिज्म को इवॉल्व कर सकती हैं जिसकी वजह से उनका कोएग्जिस्टेंस हो सकता है रादर देन देयर एक्सक्लूजन। और उसी बात को कहा गया रिसोर्स पार्टीशनिंग। और रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या बताया गया कि डिवीजन कर लिया जाए, मतलब बंटवारा कर लिया जाए लिमिटेड रिसोर्सेज का बाय स्पीशीज, ताकि वो अवॉइड कर सके कंपटीशन को। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? डिफरेंट फीडिंग टाइम को चूज कर सकते हैं और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न को चूज कर सकते हैं, जिससे वो कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं एक दूसरे से। और मैकर्थर ने इस चीज को शो किया, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वार्ब्लर की एक ट्री के ऊपर रह रही थी और वो अवॉइड कर रही थी कंपटीशन को और को एग्जिस्ट कर पा रही थी, क्योंकि उन्होंने बिहेवियरल डिफरेंसेस लेके आए थे अपनी फॉरेजिंग एक्टिविटी के अंदर। ये कंपटीशन के जितनी भी बातें थी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे और बता देता हूं, उसके बाद में हम एक साथ लिखेंगे। टॉपिक का नाम होगा कॉमेंसलिज्म। तो कॉमेंसलिज्म देखिए और समझिएगा।
देखिए कॉमेंसलिज्म के बारे में समझिएगा। ये वो इंटरेक्शन था जहां पे एक स्पीशीज जो बेनिफिट उठा रही है उसे तो हम कहेंगे कॉमेंसल, और दूसरी वाली नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड अनअफेक्टेड कह लो तो ज्यादा बेहतर होगा इसके लिए। तो यहाँ पे एक को फायदा हो रहा है, जिसको फायदा है वो कॉमेंसल है, और जिसको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है उसको होस्ट भी मान सकते हो, लेकिन हालांकि उससे कोई नुकसान फायदा नहीं होता, तो उसके लिए ये न्यूट्रल तरीके का पॉपुलेशन इंटरेक्शन होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो मैंने एक एग्जाम्पल पहले कभी बताया था, कैटल एग्रेट्स और कैटल। तो कैटल को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, कैटल एग्रेट को बेनिफिट है। तो मैंने क्या बताया था कि जैसे कोई भी कैटल है जब वो ग्रेज कर रही होती है ग्रासेस के ऊपर या फोरेज कर रही होती है ग्रासेस के ऊपर, तो ये जो एग्रेट्स हैं वो इसके आसपास ही घूम रहे होते हैं। क्यों घूम रहे होते हैं? ये जो कैटल था इसकी वजह से वेजिटेशन में जो छिपे हुए इंसेक्ट्स हैं वो बाहर निकल के आएंगे, और जब वो इंसेक्ट्स बाहर निकल के आएंगे तो ये कैटल एग्रेट या बर्ड्स इन इंसेक्ट्स को खा लेंगे। लेकिन अगर ये कैटल के आसपास ना रहते, कैटल के आसपास ये कैटल एग्रेट ना घूम रहे होते, तो उससे क्या होता, इनके लिए डिफिकल्टी होती कि भाई इसमें जो छुपे हुए वेजिटेशन में इंसेक्ट्स हैं उन्हें इनको खुद ढूंढ के निकाल के खाना पड़ता। वहां पे कैटल से साथ में रहने का क्या फायदा हो गया कि इंसेक्ट्स अपने आप बाहर निकल के आ गए। इसलिए कहते हैं संगत हमेशा बड़ों में रखो। देखो कैटल एग्रेट ना इनके साथ घूमती ना उन्हें खाना मिल रहा होता, उन्हें बड़ी खुद मुश्किल से उन्होंने मैकेनिज्म चूज कर लिया। जहां भी देखते हैं बड़े कैटल्स को घूमते हुए, जहां वो चल रहे हैं उन्हीं के पीछे पीछे घूमना शुरू कर दो और वो इंसेक्ट अपने आप निकल के आएंगे, उन्हें खा लेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब कैटल के लिए इसमें क्या फायदा क्या नुकसान? कैटल तो घूम रही है खाती पीती, उसके पीछे घूमते रहो, कितने घूमना है, वो तो बेचारी को कोई उसको फायदा ना कोई नुकसान है नहीं। लेकिन कैटल एग्रेट जो बर्ड्स थी उनको इसमें बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उनको इनकी वजह से फूड मिल पा रहा है। क्लियर है मेरी बात? दूसरा एग्जाम्पल है इसका बर्नैकल एंड व्हेल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी दिखाया था, बर्नैकल थी ना, कैथामेलस बेलेनस थी, तो कहाँ रह रही थी? मैंने बताया सीडेंट्री है ये, इंटरटाइडल एरिया में रह रही है, कोस्ट वोस्ट पे उग गई, वहीं पे बेचारी जो आ रहा है उसे मिल रहा, मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, वेल की बैक पे ग्रो कर रही है। अब वेल क्या है, घूम रही है अलग अलग हैबिटेट्स में, पानी की हैबिटेट्स में तो क्या कह सकते हो, लेकिन अलग अलग जोन में वाटर के, तो वहां पे फूड मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इंस्टेड ऑफ ऑन द कोस्टल रीजन, मतलब पानी के अंदर इनको ज्यादा फूड मिल सकता है। तो इसमें वेल की बैक के ऊपर ये ग्रो करके क्या है, इनको बेनिफिट उठा रही है, और वेल को उसमें कोई बेनिफिट कोई हार्म नहीं है। वेल का तो विशाल का शरीर होता है, उसके ऊपर कितना ही कुछ भी हो जाए उसको क्या असर पड़ रहा है उस चीज से, तो उससे उसकी कोई भी एफिशिएंसी कम नहीं हो रही है, लेकिन हाँ बर्नैकल को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तीसरा इसका एग्जाम्पल जो आपको जानना है वो है सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, इसमें सी एनिमोन को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, क्लाउन फिश को फायदा ही फायदा। अब कैसे? देखो जी, क्लाउन फिश सी एनिमोन का इस्तेमाल करती है प्रेडेटर से बचने के लिए। मतलब कैसे? जैसे सपोज करो कोई क्लाउन फिश को प्रेडेटर चेज कर रहा है, अब सी एनिमोन तो आप जानते हैं इसके पास में टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट होती है, याद है नीडोब्लास्ट है, इसमें पॉइजन भी होता है, निमेटोसिस्ट वाली वो पॉइजन पाउच जिससे वो पैरालाइज कर सकते हैं अपने प्रे को। तो अब ये क्लाउन फिश ने एक स्ट्रेटजी अपनाती है, सपोज करो ये क्लाउन फिश थी और इसको कोई बड़ा प्रेडेटर चेज कर रहा है, अब क्लाउन फिश को लगा कि या तो मैं कहीं छिपूं या मैं मारी जाऊंगी, तो क्लाउन फिश क्या करती है, वो इसके टेंटिकल्स के यहाँ पे छिप के बैठ जाती है। अब जो प्रेडेटर है उसको इस सी एनिमोन से खतरा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं सी एनिमोन के पास में गया तो सी एनिमोन मुझे क्या कर देगा, स्टिंग कर देगा। तो इसमें क्या हुआ, मछली को फायदा हो गया क्लाउन फिश को, और सी एनिमोन को क्या हो गया, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है छुप रही है छुप जा, क्या दिक्कत है, मैं तो वैसे भी खड़ा ही हूँ मेरी तो जिंदगी का कोई मकसद है ही नहीं। अरे वही तो है, पॉलिप्सी तो है, ये सी एनिमोन क्या होते हैं, पॉलिपी तो है, तो ये वैसे बेचारे सिडेंट्री हैं, बोला ठीक है हमारे भले से तेरा भला हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, बाकी क्लाउन फिश बच जा रही है
अब क्लाउनफिश ने इस चीज को अपना एक स्ट्रेटजी बना ली है, बात बात में सी एनीमोन के टेंटिकल्स में जाके बैठ जाती है, प्रेडेटर आता है, टेंटिकल्स को देखता है, लौट जाता है, बोला क्या कर लूं मैं, जाऊंगा यहाँ तो ये टेंटिकल्स से चुबा देगा मेरे को स्टिंगिंग नीडोब्लास्ट। अब लास्ट है एपिफाइट एंड मैंगो ट्री ब्रांच, एपिफाइट एंड मैंगो ट्री ब्रांच। अब यहाँ पे क्या चल रहा है जी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एपिफाइट वो प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग एपिफाइट कह रहे हैं। एपी का मतलब ऊपर, फाइट का मतलब प्लांट, तो जो प्लांट के ऊपर प्लांट ग्रो कर जाए वो एपिफाइट। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंगो ट्री की ब्रांच के ऊपर सपोज करो ये कोई एपिफाइट है ऑर्किड का, ये इसने ऐसे करके ग्रो कर लिया, तो इसमें मैंगो ट्री ब्रांच को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एपिफाइट को यहाँ पे फायदा हो जाता है सनलाइट का। मतलब बेसिकली अगर ये पेड़ के नीचे ग्रो करता तो कम सनलाइट मिलती, ये क्या कर रहा है ट्री ब्रांच के ऊपर ग्रो कर जा रहा है हवा। अच्छा, ये इस मैंगो ट्री ब्रांच से कोई भी न्यूट्रिशन डिराइव नहीं कर रहा, अगर न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा होता तो ये पैरासिटिज्म हो जाता। तो यहाँ पे अच्छा आप कहोगे कि फिर ये कैसे कर रहा है, तो भाई ये अपनी रूट से, जैसी न्यूमेटोफोर रूट्स होती है ना, न्यूमेटोफोर्स, अरे जो पानी के अंदर से मॉइस्चर को, उस पानी कह रहा हूँ, हवा के अंदर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऐसी रूट्स हैं इनकी। तो हवा में ही इनको पानी वानी की भी अपनी डिमांड फुलफिल कर पाते हैं, ऊपर हैं लेवल से तो थोड़ा सनलाइट ज्यादा मिलकर फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। बाकी इस मैंगो ट्री ब्रांच, मैंगो एक बड़ा ट्री है, तो उसकी एक ब्रांच के ऊपर एक छोटा पौधा अगर उग भी जाए और वो पौधा इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ना इससे कोई न्यूट्रिशन ले रहा, तो इसमें मैंगो ट्री को कोई हार्म, कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन इसके ऊपर कॉमेंसल कौन है, एपिफाइट प्लांट है, जिसको वहां पे बेनिफिट हो रहा है। तो आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इसके क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो अगला जो इंटरेक्शन हमें पढ़ना है वो है कॉमेंसलिज्म। ये रहा ना, देखिए देखिए सबसे पहले देखिए ऑर्किड एपिफाइट के तौर पे मैंगो ट्री ब्रांच पे ग्रो कर रहा है, मैंगो ट्री ब्रांच को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, लेकिन एपिफाइट को या ऑर्किड को फायदा है। दूसरा देखिए वेल की बैक के ऊपर ये बहुत सारे बर्नैकल्स ने ग्रो किया हुआ है, तो बर्नैकल्स को यहाँ पे बेनिफिट है, वेल को कोई हार्म कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तीसरे नंबर पे देखिए कैटल एग्रेट्स और ग्रेजिंग कैटल्स, ग्रेजिंग कैटल को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कैटल एग्रेट को वहां पे बेनिफिट हो रहा है। इसमें बताया गया कि जो एग्रेट है वो फोरेज करते हैं, मतलब खाते हैं क्लोज टू वेयर द कैटल्स आर ग्रेजिंग, मतलब जिस जगह पे कैटल ग्रेज कर रहे होंगे उस जगह के आसपास वो कैटल एग्रेट मतलब बर्ड्स घूम रही होती हैं। तो जैसे जैसे कैटल मूव करती है वेजिटेशन इंसेक्ट बाहर निकल के आएंगे, अदरवाइज ये डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है एग्रेट के लिए टू फाइंड एंड कैच द इंसेक्ट। और सी एनिमोन ऑन क्लाउन फिश में देखिए स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन गिव प्रोटेक्शन टू फिश फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो ये क्लाउन फिश ये रही रंग बिरंगी सी, और ये जो टेंटिकल्स हैं सी एनिमोन के, तो उसके बीच में आगे गए, उससे क्या हो गया, इसके टेंटिकल्स के ऊपर जो स्टिंग पॉइजनस जो टाइप का ऑर्गन था, उससे जो प्रेडेटर्स हैं उससे उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो ये एक बात हो गई।